चिल्ड्रन क्लास 9th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आए आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 1, जिसमें सिलेबस में निर्धारित दूसरा चैप्टर है और पाठ्यपुस्तक से आपका तीसरा चैप्टर है, जो एक एकांकी विधा की रचना है, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। प्रस्तुत एकांकी जो है, यह जगदीश चंद्र माथुर की एक भावना प्रधान एकांकी। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने यही बताने का प्रयास किया कि आज के परिवेश में कितनी भी पढ़ी लिखी लड़की हो, कितनी भी योग्यवान हो, लेकिन लड़की वालों को यानी कन्या पक्ष को वर पक्ष के सामने झुकना ही झुकना पड़ता है। इस एकांकी की नायिका जो है उमा, एक पढ़ी लिखी सुशिक्षित सुशील कन्या है, लेकिन उसकी शादी के लिए उसके पिता राम स्वरूप एक वकील उमा के योग्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर कन्या को क्या करना पड़ता है, सामान्य, बहुत ही सामान्य बताना पड़ता है। उसकी पढ़ाई लिखाई तक को भी नहीं बताते हैं। आज के परिवेश में सब कुछ चल रहा है, एक समाज में परिपाटी अपना भयंकर रूप धारण कर रही है, जो है दहेज प्रथा। ये दहेज रूपी दानव जो है, समाज को विकृत करने के लिए, तोड़ने के लिए अपने मुंह को फैलाए खड़ा, और दहेज रूपी दानव को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए ना तो सरकार कर सकती है, ना तो शासन, ना तो प्रशासन। अगर इस दहेज रूपी दानव को कोई समाप्त कर सकता है तो वह भारत का युवा कर सकता है। अब प्रस्तुत एकांकी में यही लेखक ने बताया है कि हमें सबके मन के भावनाओं को समझना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। लड़कियां भी कोई कुर्सी मेज निर्जीव वस्तु नहीं है। आज के परिवेश में देखते हैं कि जब एंगेजमेंट होता है, एंगेजमेंट में ही 50 लोग लड़की को देखने के लिए जाते हैं, और लड़की को जब 50 लोग देखने जाते हैं तो 50 लोग 50 तरह की उससे बातें करते हैं। क्या उसके हृदय को आहत नहीं होती है, लेकिन बशर्ते वह अपने हृदय की भावनाओं को किसी के सामने नहीं करती है। यहाँ तक कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि अनायास अनाप शनाप प्रश्नों को करते जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सबके पास दिल होता है, सबकी सोच है, हमें ऐसा कदाप नहीं करना चाहिए। आए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इस पाठ के सारांश को तो जान चुके हैं। अब आए इस पाठ को पढ़ते हुए, समझते हुए, कठिन शब्दों पर चर्चा करते हुए चलते हैं। तो आए पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, यह एकांकी है। हमने बताया नाटक माने ड्रामा। ड्रामा आप लोगों ने देखा होगा। ड्रामा में होता क्या है कि उसमें स्टेज बनता है, हर एक पात्र आते हैं और उस रंगमंच पर अपना अपना अभिनय करके चले जाते हैं। तो यह क्या है, एकांकी। अब एकांकी में क्या है, लेखक साजो सज्जा बता रहे हैं कि मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। एक कमरा कैसा है, बहुत सामान्य रूप से सजा हुआ है।
अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। अधेड़, अधेड़ का मतलब होता लगभग 50 वर्ष की उम्र के। तो अब ये सब काम हो कहाँ रहा है? मंच पर हो रहा है। अब लेखक बताते हैं जो महापुरुष महाशय मंच पर कमरे में, कमरा जो बना हुआ वो दिखाई दे रहे हैं, उनकी पीठ ही दिखाई दे रहा, उससे यह आभास हो रहा कि वह लगभग अधेड़ उम्र के ही हैं, यानी 50 के आसपास हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्ता का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तख्ते के दूसरे सिरे को कौन पकड़ा है? उनके नौकर ने पकड़ रखा, और एक सिरे को उन्होंने पकड़ कर रखा है। अब उनका नामकरण लेखक ने एक पूरा क्या किया? राम स्वरूप। अब लेकिन यहाँ पर लेखक संक्षिप्त में करते हैं बाबू, यानी बाबू राम स्वरूप। वो कहते हैं अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, इधर बस बस। यानी ये नाटक है, जो भी अभिनय चल रहा है सब मंच पर हो रहा है। तो वह तख्ते को लेकर आते हैं कमरे में और कहते हैं कि बस बस अब इस तख्ते को यहीं पर रहने दे। नौकर कहता है कि बिछा दो साहब, यानी इस पर कोई बिस्तर लगा दो। तो बाबू राम स्वरूप कहते हैं गुस्से में क्या कहते हैं, और क्या करेगा? परमात्मा यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब, सेना किस लिए बहाया है? यानी उनके कहने का मतलब यह है कि क्या तुम्हारे पास स्वाविवेक नहीं है? आखिर में बिछाना ना होता, इस पर बिस्तर ना लगाना होता तो इस तख्ते को हम यहाँ क्यों लाते, क्यों परेशान होते? नौकर ने कहा तख्त बिछाता है और वह हंसता है। बाबू रामस्वरूप कहते हैं कि हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है। कसरतें, कसरतें का मतलब व्यायाम। वो कहते हैं कि हमने भी जवानी में व्यायाम किए हैं, कसरतें किए हैं। कलशों से नहाता था लोटों की तरह, यह तख्त क्या चीज है? यानी कलशों से, बड़े बड़े घड़े से मैं भी नहाता था, ये तख्त कोई बड़ी चीज नहीं है। उसे सीधा कर, यूं हाँ बस, और सुन बहू जी से दरी मांग, चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। यानी सारी व्यवस्थाएं करते हैं, किस लिए? क्योंकि उनकी पुत्री को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। तो वह कहते हैं सारी व्यवस्थाएं करते हैं, कहते हैं कि वो चद्दर लाकर बिछा देना। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं। मेज पोस्ट का मतलब मेज पर डाला जाने वाला कवर। एक लाइन में से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती हैं। प्रेमा कौन है? बाबू राम स्वरूप की पत्नी है। सहसा, सहसा माने अचानक, एकाएक उनकी पत्नी भी उस कमरे में आती हैं। गंदुमी रंग, कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर देखने लगते हैं। दोनों लोग आते हैं, नौकर और मालिक दोनों आते हैं। प्रेमा कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में, यानी वो लाने के लिए कहे चद्दर, और नौकर जाकर मांगता क्या है? धोती। तो कहती है कि धोती को लाने की क्या जरूरत है यहाँ पर? रामस्वरूप कहते हैं धोती, मतलब उन्होंने धोती तो मांगा नहीं था, उन्होंने मांगा क्या था? चद्दर। प्रेमा कहती हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर ना जाने किस लिए। रामस्वरूप कहते लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा यही तो कह रहा था रतन। रतन कौन है? उनका नौकर। कहते हैं कि यही रतन तो धोती मांग रहा था। रामस्वरूप कहते हैं क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है। कानों में डांट लगना का मतलब कानों में उंगली पड़ना, कानों में कहते, जब कोई बात सुनना होता तो कहते हैं कि नहीं सुन पाता कोई, तो कहते हैं कि क्या आपके कानों में डांट लगी है, कानों में ठेठी पड़ी हुई है? ऐसा क्या तेरे कानों में डांट लगी है जो तुमको सुनाई नहीं दे?
डांट लगी कि यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। फिर प्रेमा कहती है अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स पर के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन और दरी भी, वह कहता कि जब वो चद्दर लाने के लिए कहते हैं तो रतन कहता कि दरी भी लाना है। तो प्रेमा कहती है दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा कहती है लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। प्रेमा कहती कि जो तुम्हारी बेटी लाडली है उमा, वह तो मुंह फुलाए पड़ी है। क्यों मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो। जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफ मुझे दोष मत देना। वे कहते हैं कि जैसे तैसे मतलब बहुत प्रयास करने के बाद वे लोग शादी करने के लिए राजी हुए हैं, और अगर इस पर भी ये रिश्ता पक्का नहीं होता तो उसका सारा इल्जाम सारा दोष किसके ऊपर जाएगा, तुम्हारे ऊपर, यानी प्रेमा के ऊपर। क्यों, वो कहते कि तुम्हारी लाडली बेटी मुंह फुलाई खड़ी। हो सकता है कि उस संबंध से, उस रिश्ते से उमा की संतुष्टि ना हो। प्रेमा कहती है तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। जतन, जतन माने युक्ति, उपाय, मैं तो सारा उपाय करके हार गई हूं। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। जंजाल का मतलब पढ़ाई लिखाई के झंझट तो हमारे समझ में आते नहीं हैं। आखिर में क्यों, तुमने ही उसे इतना अधिक पढ़ाया लिखाया है। अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी, और आजकल के लक्षण ही अनोखे हैं। वो कहती है कि लोग क्या करते हैं आजकल की पढ़ाई, और मतलब लोग अपने समय को, उमा जो है, उमा कह रहे हैं प्रेमा जो, वह भी अपने समय को श्रेष्ठ बताती है। रामस्वरूप जी हैं, वो भी अपने जमाने की बात करते हैं कि जब मैं भी था तो कलशों से नहाता था। रामस्वरूप ग्रामोफोन बाजा होता है ना, प्रेमा क्यों, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ। रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। अब यानी उनकी तुलना किससे कर रहे हैं, ग्रामोफोन से कर रहे हैं, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ ग्रामोफोन। प्रेमा कहती है हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। इतना समय, बहुत समय नहीं बचा है उन लोगों के यहाँ आने में। अब वो लोग यानी कौन, लड़की को देखने वाले हैं कौन, गोपाल प्रसाद और लड़की। तो कहते कि अब बहुत समय नहीं बचा है उन लोग। तो क्या प्रेमा कहते तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना, ठीक ठाक करके सजा धजा कर लाना। आजकल की लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। टीम टाम का मतलब दिखावट बनावटी। कैसे आज के समय में लोग जब भी कुछ होता है तो कहाँ जाएंगे, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, किस लिए, अपनी सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए। आज के समय में भी सौंदर्यता को बढ़ाने के तमाम प्रसाधन हैं। तो वही लोग, वो कहती है कि व्यक्ति कितना भी सुंदर हो लेकिन बिना टीम टाम यानी दिखावा के, दिखावटी के अच्छा नहीं लगता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफरत
कहती हैं कि उसके सामने मैंने पाउडर, आधुनिक उपकरण जो है सौंदर्यता बढ़ाने के जो साधन है वो सामने रखा, लेकिन पता नहीं किस जन्म की उससे उसकी नफरत है जो कभी उसका प्रयोग वह नहीं करना चाहती है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेटकर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। वो कहते कि पता नहीं किस अक्ल की है ये, जो कभी भी सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग ही नहीं करती है, वरना तो आजकल के समय में श्रृंगार प्रसाधन के जो भी साधन हैं सब लड़कियों के सहारे ही चलते हैं। अरे मैंने तो पहले ही कक्षा कहा था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठाने पर तुम तो। रामस्वरूप बात काट कर चुप। दरवाजे से झांकते हुए तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल तो यह बता हम सब लोगों के सामने जिक्र का मतलब चर्चा, उन सामने चर्चा और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी भी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो ना जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा कहती अच्छा बाबा मैं ना बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। उमा कहती है, रामस्वरूप कहते तो उमा को जैसे ही तैयार कर लो, ना सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता को तैयार है न। रतन का आना, रतन आया, इधर ला बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल पकड़ तो जरा इधर से। दोनों लोग क्या करते हैं, चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा कहती नाश्ता तो तैयार है, मिठाई वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ बना दी है, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर वहाँ मक्खन तो आया ही नहीं है। क्या कहा, मक्खन नहीं आया? रामस्वरूप कहते क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई? जानती हो किस मक्खन वाले की दुकान दूर पर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती नहीं। अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहाँ काम करे? था आने के लिए, सो नखरों के मारे, यानी वो चपरासी भी दफ्तर से नहीं आया। रामस्वरूप कहते हैं हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा से कह देना नहीं, यहाँ काम कौन सा है, कमरा तो ठाक है, बस बाजा सितार ही आ ही गया। नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगा, एक आध चीज तो खुद ले आना। इतनी रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी ही तो हैं। अब इस वीडियो में उन्होंने रतन को मक्खन, दुकान भी दूर है, अब रतन को मक्खन लाने में समय लगेगा। हम उनको मक्खन कल खिलाएंगे, कल के वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।